फाइंडिंग अ टेररिस्ट इज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ haystack. आप पर फायर कहीं से भी आ सकता है विलेज में. यू आर ड्राइविंग इन द डार्क एंड यू डोंट नो कब फायर आएगा, क्या हो जाएगा. अब ये नीचे से जाएगा, आईडी या पीका मारेंगे. एनीवे, जब इस ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को डालते हो तो आपको एक चीज़ अपने मन में पक्की करनी है कि अगर मौत आ गई तो आ गई. मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया. अभी बंधामा किलर्स वाली स्टोरी आपको बताई है जो मैंने लाइव कवरेज करी है, उसका मैंने पूरा लेख लिखा और वो स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने कभी छापी. जैसे मैं विलेज के पास पहुंचा तो वहाँ फायर ही फायर, दे वर फायरिंग धाड़ 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 धाड़. तो मेरी गाड़ी के ऊपर से, नॉट एम्ड एट मी, बट इतना फायर चल रहा, मेरी गाड़ी के ऊपर से फायर पड़ा. तो मुझे अपनी गाड़ी छोड़ के, ग्रीन मारुति होती थी मेरी गाड़ी, रोड पर छोड़ के मैंने डाइव मारी फील्ड्स के अंदर. Now let's go to कारगिल now. अब वहाँ पे भी एक स्कूल ऑफ थॉट है. हमने काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं इस 25th ईयर ऑफ कारगिल का, जहाँ पे एक चीज़ इमर्ज हो रही है कि जो माइंड सेट था, आपने जनरल कृष्ण पाल की बात की, यू वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैज इंटरैक्टेड विद हिम. कई लोगों को लगता है कि उनका जो माइंड सेट था कारगिल के टाइम में वो थोड़ा ज़्यादा ही काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की तरफ था. और आपको भी मालूम है कि काउंटर इंसर्जेंसीज और जो लाइन ऑफ कंट्रोल में, होल्डिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल और गोइंग इन फॉर ऑपरेशन लाइक कारगिल, इट इज़ लाइक चॉक एंड चीज़. वो तो बिल्कुल ही अलग तजुर्बा है जिसके लिए अलग किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, अलग किस्म का अप्रोच चाहिए, पूरा माइंड सेट अलग होना चाहिए, ओरिएंटेशन. नाउ विद कारगिल में यू वर ऑल्सो देयर व्हेन द थिंग स्टार्टेड, और आपका यू हैव द एडवांटेज ऑफ हैविंग बीन इन द वैली. इसमें कितना आपके, इन योर perception and in your opinion, how much of it is actually valid that the counter-insurgency mindset shifted with the initial troops which went up, because there was, maybe that was one of the reasons कि appreciation में भी थोड़ी बहुत disparity थी कि कम लोग हैं, ये है मुजाहिदी सिविल क्लोथ में, वो एडमिट ही नहीं करना चाहते थे कि NLI है, ये है, वो है, विच इज डिफरेंट बॉल गेम. यू बीन प्रिवी टू दिस. What is आपका इसका क्या? What is your perception? See, we are not trying to point fingers at anybody. हम कह रहे हैं कि 25 साल हो गए, अब सारी इंफॉर्मेशन डिक्लासिफाई हो गई है. If we have to draw the right lessons of what happened, we need to talk about it. हर एक चीज़ को कार्पेट के नीचे डालने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. कुणाल, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखिए कि 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में क्या हुआ. बिल्कुल चाइनीज़ ट्रूप्स ने कॉन्सेंट्रेट किया, showed it as summer exercise, and swiftly moved in, despite indicators that Chinese operational and strategic thinking has changed. Evolved. Because it is not evolved, it's changed. They are no longer coming in and going back. They are indulging in violent clashes. You see, Chinese हमारे और उनमें जो clashes हो रहे थे, they were not the normal clashes. They were violent clashes. So इससे हमारे को कोई चीज़ हमारे मन में खड़कनी चाहिए थी कि एनिमी का इंटेंशन क्या है. हैज़ एनिमी इंटेंशन चेंज्ड? और यही हुआ कि जब चाइनीज़ अंदर आ गए 2020 में, काफ़ी हफ्तों के लिए हम यही सोचते रहे कि ये वापस चले जाएंगे. हाँ, क्योंकि आप कंडीशन हो गए थे ना, सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग. यही होता है. चुमार में क्या हुआ 2014 में, 2012 में नहीं, चुमार 2014, डेप्सैंग वाज 2013. चाइनीज अंदर आए, हमने भी अपने दिखाया कि नहीं आप नहीं करो. वो डेप्सैंग में आए, हम चुमार में मूव कर गए, बट दे विथड्रू. सो हमने बोला यही होगा 2020 में. But there they were made to withdraw. You see, there is a difference, because the army commander that time, जनरल हुडा, no. When the 2012 में जब ये पहले डेप्सैंग में आए हैं, तो the army commander that time was जनरल पनायक. He is the one who, जब ये इधर आए हैं, उन्होंने immediately जाके चुमार में जाके बैठ गए. तो फिर चाइनीज उनका स्क्रिप्ट बदल गया ना. कुणाल, आई थिंक मैं आपसे थोड़ा सा इस पर डिसएग्री करूंगा. ये चीज़ें चल रही थी, यू नो, वी गो देयर, इस साइड जाके प्रेशर, तो पर वो अमीनेबल थे, वो विड्रॉ कर जाते थे. आप कह रहे हो stances had hardened ना, so I agree with you. I'm not 2020 में जो बिल्डअप हुआ,
जो मेरे मन में 2017 की जो डोकलम स्टैंड ऑफ है, रूट्स उसके वहाँ है। और ये लोग, आई थिंक हमारी अगेन असेसमेंट ऑफ एनिमी ठीक नहीं है, कि पीएलए के जो ट्रेनिंग मैन्यूल्स थे आफ्टर 2017, ये अब फोकस करने लगे थे ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। क्योंकि इंडिया बात कर रही थी पीओके टेक ओवर, इंडिया बात कर रही थी कि अब भी ऑफेंसिव डिफेंस, फिर बालाकोट किया 2019 में। चाइनीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी कि वी डोंट लाइक दिस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, क्योंकि बालाकोट पीओके में नहीं था, बालाकोट वाज इन मेनलैंड पाकिस्तान। तो ये तो हम पॉइंट से थोड़ा हट रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ जो आपकी बात कि हमें लेसन्स हम ठीक जब तक नहीं समझेंगे इन एपिसोड्स को, वी आर बाउंड टू देन रिपीट them. So let me come back to my question. Come back to Kargil, yes. I want you to focus on Kargil because you saw the movement up. You moved with them actually. तो अब आप ये बताइए कि ये जो CI ops का जो mindset था, did they carry it with them? Was it a liability? which वही बात होगी ना कि we also conditioned into कि आएंगे नहीं आएंगे, नहीं जी वो नहीं आएंगे क्योंकि कभी नहीं आते हैं, you know, वो क्या वो CI ops का जो पूरा अप्रिसिएशन था, पूरा फोकस था CI ops पे, उससे आपके हिसाब से कारगिल में जो सब्सिक्वेंटली हुआ है, was that impacted a little bit? आपने बिल्कुल वो जो पॉइंट को पिक कर लिया है, और मैं इसे बड़े क्लियरली आपको बताता हूँ डिटेल में कि CI ops का माइंडसेट सिर्फ वहाँ नहीं था जब पहली रिपोर्ट्स आई, और हमारी रिस्पॉन्स क्या था कि हमने उस रिस्पॉन्स को CI ops के टैक्टिक्स से ट्राई एंड एड्रेस किया। उससे पहले जब 98 से इनपुट्स आ रहे थे कि ऑपोजिट कारगिल सेक्टर इन दी FCNA, जो पाकिस्तान का FCNA सेक्टर है, फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में, वहाँ बिल्डअप हो रहा है, वहाँ जी 500 लोग इकट्ठे हो गए हैं, सलवारें कमीज़ें पहनी है, टेररिस्ट ट्रेनिंग हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ये करेंगे, कारगिल में आर्टिलरी शेलिंग बहुत कर रहे हैं, तो आर्टिलरी शेलिंग के कवर में ये टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाएंगे थ्रू दी मशको वैली फॉर एग्जांपल, एंड रन देम डाउन टू राजदान पास से फिर इधर लेके आओ। तो फॉर इसका क्या आर्मी के पोस्चर में क्या रिफ्लेक्शन हुई कि 98-99 विंटर में इन्होंने एंटी इन्फिल्ट्रेशन पोस्ट एक्टिवेट करी। What you're saying is very interesting because ये जो 98 का, you were in the valley, आप कश्मीर में बैठे हुए हो, आप कह रहे हो ये इन्फॉर्मेशन सारी आ रही थी। हाँ, अब आप इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करो कि आप लोकल मीडिया की बात कर रहे हो? नो, मैं इंटेलिजेंस एजेंसी की ऑन रिकॉर्ड इनपुट्स हैं। अच्छा, तो नो, दिस आई एम टॉकिंग ऑन, मैं लोकल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं जो रॉ के इंटेलिजेंस ब्यूरो, ब्रिग इंटेलिजेंस यूनिट, दे आर ऑल ऑन रिकॉर्ड। दे ऑन रिकॉर्ड, यस। क्योंकि जब ये पॉइंट आउट हुआ था, ये जो अपना FNCA के जो रेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर देवेंद्र को बनाया था इन्होंने रेड लाइन कमांडर, और जनरल मोहिंदरपुरी वाज द ओवरऑल रेड फोर्स कमांडर। सो जब ये कोर एक्सरसाइज हुई थी, उस टाइम कोर कमांडर ने क्लियरली इंडिकेट किया था कि मेरे पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं है कि देयर इज एनी बिल्डअप इन दिस एरिया, तो आप लोग जो कह रहे हो इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। मेरे को नहीं, मैं बता रहा हूँ उनका क्या रिएक्शन था, व्हाट वी बीन टोल्ड। ही सेड माय फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लद्दाख, कीपिंग द रोड्स ओपन, स्टॉकिंग अप फॉर द आर्मी। As far as I am concerned, there is no reports of any build-up, any movement in the area. Therefore, उन्होंने कहा था कि मैं इसको डिस्मिस कर रहा हूँ। ये कोर एक्सरसाइज में हुआ है। जब वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट, जब कोर एक्सरसाइज जो हुई है उसमें the thrust of the war game was on an intrusion possibility. हाँ, invasion. Invasion in which sense? Invasion of holding ground. Okay, now see, इन पास इनपुट्स थे पूरे जो इन्होंने असेस किए कि ये इनकर्शन नहीं हो गए। दैट इज वाई कोर वॉर गेम में इन्होंने इनकर्शन या इन्वेजन की बात को नेगेटिव किया। कोर कमांडर की गलत असेसमेंट थी, उनकी गलत थी, बट दे वर वर्किंग ऑन इन्फिल्ट्रेशन। आप देखिए कुणाल, इन्फिल्ट्रेशन और इंट्रूजन में आर्मी के पोस्चर में बहुत फर्क आ जाता है।
इन्फिल्ट्रेशन मिलिटेंट आता है डाउन द वैली, नाले नाले And नाले through. से आ जाएगा और तो आपका पोस्चर रहता है कि आपने वैलीज में एम्बुश लगा के उसको काउंटर ठोकना है। इन्फिल्ट्रेशन पोस्ट सेटअप करनी। आपकी जो एयर सर्वेलेंस होती है हेलीकॉप्टर्स की, वो अलोंग द वैलीज जाती है, आप हाइट्स पे नहीं देख रहे, आप रिजेस पर नहीं देख रहे। बिकॉज दैट इज ऑक्यूपाइंग द सो एरिया। कृष्णपाल सेड, कृष्णपाल की अंडरस्टैंडिंग थी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, 70 ब्रिगेड को मैंने अलॉट कर दिया, जैसे ही समर होगा उसको 2 बटालियंस मैं यहाँ से भेजूंगा वैली से, और ब्रिगेड पूरा हो जाएगा और द्रास मशकों को वो टैकल करेंगे, बट इन अ काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पोस्चर, नॉट काउंटर इन्वेजन और इनकर्जन। प्लीज नोट दिस बिग डिफरेंस। इसमें बहुत कंफ्यूजन है दैट्स अ लोगों वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू में, रेज, बहुत कंफ्यूजन है लोगों में इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू तो रेज। कृष्णपाल की जो अब फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग आती है, अब तो इन्फिल्ट्रेशन का उन्होंने कर दिया, वो भी गलत था इनकी अंडरस्टैंडिंग, इन्फिल्ट्रेशन तो हुई नहीं, उन्होंने इनकर्जन करी एंड दे हेल्ड ग्राउंड। कृष्णपाल की जो इनकर्जन में उन्होंने गलत असेसमेंट करी वो ये थी कि उनकी बेसिक प्रमाइज था कि अगर ये इन्वेड करती है पाकिस्तान आर्मी कारगिल को, तो दे विल हैव टू बिल्ड अप देयर रेगुलर फोर्स। रेगुलर फोर्स बिल्डअप करनी है और बटालियंस अंदर आने पड़ेंगे, तो वो मुझे एकदम इंटेलिजेंस आ जाएगी क्योंकि वो पर्टिकुलर पास के थ्रू आएंगे, राइट? अब वो इट वॉज हिज प्रमाइज, क्योंकि ये अजम्पशन जाती है 1990s की बिगिनिंग में। 1990s के बिगिनिंग में पाकिस्तान ने 10 NLI बटालियंस रेज किए। हमारी डिस्कशन हुई एट आर्मी हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, कि ये 10 बटालियन NLI के इसलिए रेज किए हैं टू रिलीव रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस ऑफ ग्राउंड होल्डिंग रोल and free them for higher tasking. This was the assessment. This was in 1991. So Krishnpal goes on that assessment कि अगर इंडक्शन और न्यू बटालियंस होगा तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि जो ग्राउंड होल्डिंग के लिए बटालियंस थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, उनको यूज करके आगे अंदर आ गए। उन्हीं को तो धक्का दिया है उन्होंने। So they use existing forces within FCNA to launch the invasion. So there was no logistic build up, no indication, क्योंकि जो आपको पता नहीं इनर चला। रिसोर्सेज थी, हाँ, उनको यूज करके आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे ऐड, बट नॉट इन अ वे विच विल सिग्नल कि ये एन हो रहा है। इन्वेजन, हाँ जी, बिकॉज कारगिल में इन्वेजन हुई है। कारगिल में कबौल गली से लेके साउथ सियाचिन ग्लेशियर, कबौल जिला, मशको, द्रास, काक्सर, बटालिक, चोर बटला, चलुंका, राइट, तुर्तुक, NJ 9842 के पास साउथ सियाचिन ग्लेशियर 5770 57, बहुत उसकी एक अमेजिंग, मैं आपको बताऊंगा 5770 की जो मैंने इसको पढ़ा और अंडरस्टैंडिंग, मैं बहुत देर से इस पर स्टोरीज कर रहा हूँ। एनीवे, सो पाकिस्तान ने हमें उसमें भी डिसीव कर दिया क्योंकि उनको पता था इनका माइंड सेट क्या। So they sold us a dummy and we bought it. सो दे यूज्ड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो उनके पास था उसको उन्होंने पुश कर दिया अंदर, और वो एक्लेमेटाइज ट्रुप्स थे, गिलगिट बाल्टिस्तान के लड़के थे, बहुत एक्लेमेटाइज, लाइक लद्दाख स्काउट्स हमारे, Very good. हाँ। राइट? मैंने उन 8 prisoners के साथ मैंने इंटरव्यू हाँ किया बिल्कुल आपने किया। और I know they were very good guys. I mean, I They were- was- देखो भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लद्दाख स्काउट्स का जो रेजिमेंटल इंसिग्निया है, जो एम्बलम है, वो आइबेक्स है। शापू, आइबेक्स, शापू है। शापू, हाँ, आइबेक्स और शापू में थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ। तो शापू इज अ स्लाइटली डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द आइबेक्स। अच्छा, एनीवे, और जो NLI का इंसिग्निया वो भी आइबेक्स है। उनका आइबेक्स है, हमारा शापू है एक्चुअली। मैंने वांगचुक से बात करी थी कल, हमारे अपने बंदों को आइबेक्स और शापू के बीच में फर्क नहीं मालूम, थोड़ा सा फर्क है। इट्स जो लद्दाख साइड में है वो शापू कहलाता है। So that was the first thing about infiltration mindset, जो हमने रिफ्लेक्ट किया in our posture in the Kargil sector leading to the Kargil incursions or invasion by the NLI, right? Now when the intrusions जब पता लगी हमें मई के महीने में, May 3 से जब शुरू हुआ, तो फिर वही असेसमेंट करी
कि ये जिहादी से आगे हैं, इनको ऊपर जाके चढ़ो, कॉर्डन लगाओ, जैसे आपका काउंटर टेररिज्म में होता है, कॉर्डन लगाओ, और अगर वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको दे के भाग जाएंगे वापस, हैं, नहीं भागेंगे तो मार देना और पकड़ के बोरियों में नीचे ले आओ। सिंपली हमारे व्यूअर्स का अंडरस्टैंडिंग के लिए ये माइंडसेट था। लेकिन They were there to stay and fight it out. जब हमारे ट्रुप्स ऊपर चढ़े तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो ऊपर बंदे बैठे हैं ये तो फायर नहीं खोल रहे, Waiting for you to और close up. चढ़े ऊपर, और चढ़े ऊपर तो फायर खोला उन्होंने, और बहुत ही एक्यूरेट फायर। उनकी क्लोज कॉम्बैट टैक्टिक्स बहुत वो अच्छी कहते थी। हैं ना माइनर फायर टैक्टिक्स। अब जब कमांडिंग ऑफिसर और कंपनी कमांडर जीओसी ब्रिगेड कमांडर को कह रहे हैं कि सर वहां तो ये जादी जूती नहीं बैठे, ये तो बहुत ट्रेंड बंदे हमारे पास फायर करें, तो हायर कमांड ने क्या किया? कृष्ण पाल, लेफ्टिनेंट कृष्ण पाल वाज द मेन बंदा जो कह रहा था कि तुम क्यों नहीं अटैक कर रहे, ये तो जिहादी से बैठे। तो हायर कमांड इनको बिलीव करने को तैयार नहीं था। आपको ग्राउंड लेवल से ट्रुप्स कह रहे हैं, वो कहते हैं बेसिकली दे वर सेइंग कि ये घबरा गए, दे डोंट वांट टू डू इट। और आपको पता है कर्नल भलोटिया, वीएस भलोटिया, 12 जैकलाई के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको कहा जी आप आगे जाओ। जब वो आगे गए तो फायर पड़ गया इतना ज़्यादा कि वहाँ हिल ना सके। आर्मी कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट एच.एम. खन्ना उनके कहते हैं आप एडवांस क्यों नहीं करते? कहते हैं सर हम एडवांस क्या करें, हमारे पास इतना फायर पड़ा, हम क्या करें, कंपनी डिपेंडेंट लोकेशन है। आपको पता नहीं होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल भलोटिया को ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं कोर्ट मार्शल करके रिमूव फ्रॉम कमांड इन द फील्ड। Yeah, I'm aware of all that. I mean, we've been talking about it and we are उसी को तो देख रहे हैं ना कि अभी क्या हुआ। फॉर्चुनेटली उन्होंने जीओसी से बात करी, जनरल बुधवार से बात करके, और उन्होंने फिर आर्मी कमांडर को कहा कि कर्नल भलोटिया नॉर्दर्न ग्लेशियर की टेन्योर से नीचे आ रहे हैं, अगर वो कुछ कह रहे होंगे तो कोई सीरियस बात ही होगी, तो तब जाके उनको रिस्टोर किया रैंक। अदरवाइज ही वाज स्ट्रिप्ड ऑफ रैंक, और सीनियर मोस्ट मेजर को कमांड दे दिया 12 जैकलाई का। तो मुझे ये चीज़ें इसलिए पता थी क्योंकि मैं इनके साथ 12 जैकलाई के साथ तो नहीं, पर जो द्रास में यूनिट थे आए थे उनके सामने ऑपरेशन में गया था, जैसे वन नागा 18 ग्रेनेडियर्स, और ये पलटन आपके ये मुझे उन्होंने सब बताया। हाँ। मेरी पहली जो साइट मैंने देखी द्रास में, जिस दिन मैं पहले दिन पहुंचा, वन नागा के 2 लड़के वो तोलोलिंग से नीचे लेके आए थे, उनको हेलीकॉप्टर में डाल रहे थे, और एक लड़के के यहाँ सिर में गोली लगी थी, और बिल्कुल जैसे जो ब्रेन का जेली निकला होता है ना वैसे निकला। हाँ। तो मैंने बोला उनके जो साथी, मैंने बोला भाई क्या हुआ आपको? कहता सर हम तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, ऐसा फायर पड़ रहा है कि हम तो हिला नहीं जा रहा हमारे से। फिर मेरी ब्रिगेडियर अमर ऑल से बात हुई, कमांडर 56 माउंटेन ब्रिगेड, और ब्रिगेडियर ऑल मुझे कहते विक्रम मेरे पर कोर कमांडर बहुत प्रेशर डाल रहा है, लेफ्टिनेंट कृष्ण पाल मेरे पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं और गलत प्रेशर है। वो कह रहे हैं फटाफट इसको साफ करो। कहते हैं मैंने उनको कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा ये ऑपरेशन, मैं सिस्टमैटिकली जाऊँगा, रिज बाय रिज मैं क्लियर करूँगा इसको। मुझे बहुत जल्दी कारगिल में ये एहसास हो गया था। तो आपका इंटरेक्शन जनरल कृष्ण पाल नहीं रहे, खत्म हो गए, तो जो हम कह रहे हैं वो तो हमको तो हाइंडसाइट का वो बेनिफिट है, अपने आप को वो डिफेंड नहीं कर सकते। लेट मी पुट इट दैट। नहीं, मैंने इनका इंटरव्यू किया था, तो मैं ये 2007 में किया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप उनको जानते थे? हाँ। आपको कभी आपके एनालिसिस में ये लगा कि उन्होंने एक बारी जब वो गलत अप्रिसिएशन हो गई थी, उनका जो माइंड, किसी पॉइंट पे तो आपको चेंज करना पड़ता था कि ये नहीं, ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये है, ये एक्चुअल रेगुलर ट्रूप्स हैं, जो उनके साथ हुआ है। बाद में उन्होंने बोला है कि तोलोलिंग के बाद वो समझ गए थे कि ये ऐसा नहीं है। पर आपके हिसाब से थोड़ा उनको ज़्यादा ही टाइम लगा टू अराइव एट दैट, बिकॉज एक स्टांस लिया हुआ था तो वो बदलना नहीं चाहते थे। उनके जो बाकी ऑफिसर्स कैसे थे, उनके जो बीजीएस और उनके जो बाकी स्टाफ में थे, आपने उनसे भी डील किया होगा, दे वर ऑल वेरी गुड प्रोफेशनल ऑफिसर्स। तो ये कोर हेडक्वार्टर्स से ये
और ये पहली बार ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 15 कोर का अगर आप 65 वॉर का देखिए, जब हम जॉर्जिया पे अटैक आया है तो इनको 191 ब्रिगेड बता रही थी कि नहीं हमको टैंक्स की आवाज़ आ रही है, सामने टैंक्स दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम बकवास कर रहे हो। तो ये जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन द फ्रंट, जो आपके मेन सोर्स है, इनएबिलिटी टू टेक द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट प्रॉपर्ली एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। नहीं, व्हाट वी आर सेइंग इज करेक्ट, पर आप उस एरिया में नहीं हो ना, आप तो पीछे बैठे हो। सो डू यू थिंक जनरल कृष्ण पाल टुक अ लिटिल टू लॉन्ग टू देखिए, जो मेरा एनालिसिस और असेसमेंट है आफ्टर years and years of studying the war and my being in battle there, कि लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण पाल कुछ छुपा रहे थे। उनको काफ़ी पहले से पता था कि ये मिलिटेंट्स नहीं है, he had to know, there's no way. लेकिन उनका पब्लिक पोस्चर ऑपोजिट था, ऑपोजिट है ना, क्योंकि इट वाज अ वेरी बिग एम्बैरेसमेंट। because of what he had, the stance he had taken earlier. No, firstly, it was a very big embarrassment that his core zone has been subject to Yes. such a big invasion. Not infiltration. Whatever. देखो कुणाल, हमें infiltration शब्द नहीं यूज करना है। Infiltration means आप run through कर रहे हो। No, so basically it boils down to what loosely is being called an intelligence failure, right? He didn't read the signs and his area वहीं पे तो पूरा हुआ है। अब उसको कवर अप करने के लिए आपने मिस्टेक पे मिस्टेक की है। That is what वो कहते हैं ना, कहावत, अगर एक झूठ का, एक झूठ का आपने 50 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो अब that brings me to a very $1 million question. As a journalist on the ground who saw the fighting real up close, इसमें कितना झूठ है और कितना सच है? About what? About the overall scenario is different. The ground level fighting, the reporting is far more accurate. This I found even when I'm writing 62 and 65, that at the higher level of command there is always तो नहीं कहूँगा, जहाँ इनकी एक बारी गड़बड़ शुरू हो जाती है तो एक कवर अप के बाद दूसरा कवर अप के बाद तीसरा शुरू हो जाता है, जिसको अनकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाद में। नहीं, देखिए, कारगिल की जो कहानी है कि उसमें जो ब्लंडर हुए हैं और उसको कवर अप किया है, वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ उस टाइम को सूट करता था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन फेस करनी थी और उन्होंने कहना था हमने बहुत बड़ी विक्ट्री कारगिल में जीती है। अगर अब आप उसकी कारगिल में इंक्वायरी शुरू कर दो कि कारगिल में आए, पहले तो आए कैसे इतने सारे पाकिस्तानी आर्मी, तुम आप सो रहे थे उस टाइम, और दूसरा आपकी कैजुअल्टी इतनी क्यों हाई हुई, तो आप पब्लिक को क्या कहोगे? क्या जवाब दोगे? कि हमने जर्नैलों को ऐसी तैसी फेर दी, उनकी जर्नैलों को, एंड येट, और कहते हैं हमने, हमारी विक्ट्री है। तो लोग कहेंगे आप तो सैक कर रहे हो लोगों को, इंक्वायरी बैठा दी और उन पर एक्शन ले रहे हो, और दूसरी साइड कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ी विक्ट्री। तो लोग तो ये कहेंगे ना कि आपके राज में इतनी बड़ी इन्वेजन कैसे हुई। तो इन्होंने क्या किया, एक काइंड ऑफ समझौता हुआ पॉलिटिकल लीडरशिप और जर्नैलों में कि हम फोकस सिर्फ करेंगे कि बहुत बड़ी विक्ट्री, बड़े हमारे शहीद हो गए जवान, बड़े करेज से लड़े, बड़ा ये हुआ। तो उसमें कि आए क्यों, कैसे घुसे, इतने बड़े एरिया में इतने महीने अनडिटेक्टेड थे, आपकी शुरू में इतनी कैजुअल्टीज क्यों हुई, आपकी असेसमेंट फेलियर कैसे रहा, वो चीज इन्होंने पर्दे के पीछे कर दी। सो इट वॉज म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप and the army's higher command to cover up the Kargil fiasco. और ये कारगिल रिव्यू कमेटी जो सुब्रमण्यम की है, के सुब्रमण्यम लेड, उसने भी इस मामले को ज्यादा फोला फाली नहीं करी। अगर आप उसकी रिपोर्ट पढ़ें, क्या मुझ पे नहीं जा रहे, we are not going into an inquiry, we are a रिव्यू committee, we are not an inquiry committee। ये तो सुब्रमण्यम साहब ने पहले से ही बोल दिया था। ये आपकी एंडरसन बुक्स रिपोर्ट वाली सिचुएशन फिर से हो जाती है इन अ वे, क्योंकि आप पहले से ही आप उसको यू आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ पैरामीटर जिसमें आप बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं देखोगे ना, और यू विल ओनली लुक एट व्हाट, तो उसका फिर मतलब क्या हुआ? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक टू रियली ट्राई एंड लेट पीपल टॉक नाउ and take it from them. We are not a government organization or something which has that kind of reach, but
we can provide a platform and let people say what they have to say, so that people at least realize कि actually हुआ क्या. We've lost 520 odd men here. It's not a joke. It's a I mean very heavy casualties. And बहुत से ऐसे हैं जिनके परमानेंटली लाइफ के लिए डिसेबल्ड हैं. वो तो 1200-1300 तो आप कैसे बुरी तरह. कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने माँ बाप कभी उनको देखेंगे नहीं जो उनके गए हैं. मैं आपको बताता हूँ, मैं आ रहा था वापस ये ब्रिगेडियर देवेंद्र के सेक्टर से, 70 ब्रिगेड के सेक्टर से. तो मेरे साथ 2 हेलीकॉप्टर पायलट थे, एक कैप्टन जुल्फी था और एक मेजर राजीव समथिंग. तो सडनली मेरे को ऐसे मुड़ के ऐसे करके कहते हैं, वो आई वॉज नॉट ऑन आरटी दैट डे, तो कहते हैं कि वी हैव टू लैंड, देयर इज़ अ चेस्ट इंजरी. तो मैं जब फ्लाई करता था मैं दरवाजे उतार देता था, बिकॉज मैं अपना कैमरामैन था, वो शूटिंग माई सेल्फ. तो जब भी मैं जनरल बदवार के साथ जाता था या जो भी जाता था, तो वी ऑलवेज फ्लाइंग विदाउट डोर्स. हम चोरबतला वगैरह भी गए तो बिना दरवाज़ों के गए थे. तो हम वहाँ जहाँ लैंड किए हैं तो वहाँ पे भागे भागे आए. एक बंदा था, उसका आई कुड सी हिज हार्ट ऐसे. ये कौन से सेक्टर में था? ये यार्डोर के पास. तो वहाँ पे उसका गोरखास के थे, हार्ट वॉज गोइंग लाइक, यू कुड सी हिज हार्ट पंपिंग. वो फील्ड ड्रेसिंग वगैरह. तो मैंने अपना कैमरा भी बाहर निकाला, उसको सीधा ड्रैग इन किया, उसका सिर मेरी गोद में, एंड वी टुक ऑफ फ्रॉम देयर. वहाँ से कारगिल 13 या 12 मिनट का था, बट इट वॉज अ रेस अगेंस्ट टाइम बिकॉज वी हैड टू गेट हिम टू दैट हेलीपैड एंड हिज लाइफ वॉज एविंग आउट ऑफ हिम, यू कुड सी इट. तो मैंने ना वो एक टी शर्ट पहनी हुई थी थोड़ी रफ मटेरियल की, और वो फील्ड ड्रेसिंग तो ऐसे शिवल से हो गए. आई कुड सी हिज हार्ट, या एक्चुअली सी इट पंपिंग. और मेरे को आई नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. आई मीन यू नो इट इज, मेरी गोद में था बिल्कुल, हिज हेड वाज इन माय लैप. मैं तो अपनी टी शर्ट उतार के उसको ब्लड को रोकने के चक्कर में मेरी पूरी टी शर्ट उसके अंदर चली गई. तो हम वहाँ लैंड किए तो वहाँ पे हेलीपैड पे ही डॉक्टर्स वर फैंटास्टिक. आई कैन नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट. वहीं पे प्लाज्मा, ये वो ब्लड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन. व्हेन दे टोल्ड मी जस्ट डोंट मूव फॉर 4-5 मिनट तक, तो वो उसके ऊपर जो काम मैं बाहर की तरफ. और मेरे को इतना बुरा, किसी ने मेरे को ना वो जो थर्मस के फ्लास्क का वो जो स्क्रू ऑन कप होता था प्लास्टिक, उस गरम गरम कॉफ़ी दे दी. ये यहाँ पे ऐसे ऑपरेट, और मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था. इट वॉज हॉरेंडस. अपना वो ग्रेनेडियर्स की जो डेड बॉडीज नीचे लेके आए, ये वो. अब एक बंदे को मेरे से ज़्यादा ये फिल्म भी नहीं हो रहा था, यू नो. मेरे को लग रहा था आई एम इंट्रूडिंग ऑन देयर प्रिवेसी. वो डेड बॉडीज को आप कितना फिल्म करोगे. 1-2 शॉट्स ले लिए, पर मैंने ज़्यादा आई यूज्ड टू अवॉइड इट बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट. यू नो 18 ग्रेनेडियर्स का एक बंदा, उसको स्लीपिंग बैग से निकाल रहे थे, और सारी दुनिया खड़ी हुई चारों तरफ. आई वाज फिल्मिंग, और ऑल आई कुड हियर वाज यू नो अदर चैप सेइंग कि 3 बेटियां हैं, इसका ये है. अरे मैं आपको बताऊं, इतना हमारे जवान में, हमारे जो हम्बल जवान, इतना चरित्र है, कैरेक्टर है. 17 गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन कृपाल सिंह थे. अब उनकी ज़िंदगी देखो, क्या तकदीर का खेल है. कारगिल युद्ध 26 को जुलाई को सीज़फायर हो गया, ख़त्म. 24 को जैसे एक दिन रह गया और शेल ने आके उनको हिट किया. बहुत बुरी इंजरी, उनकी स्टमक ऑलमोस्ट बाहर आ गया. ये काला पत्थर एरिया बटालिक में. तो उनको 6 बंदे उठा के लाए कि 6 घंटे वॉक करके हेलीकॉप्टर तक लेके जाना. वही वाला पॉइंट जहाँ से हमने इसको उठाया. अब सुनिए बात. अब कृपाल सिंह, बहुत ही उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसको फटाफट उसके 6 साथी लेके जाने. जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के बस थोड़ा टाइम रह गया, इसको सेंस हुआ कृपाल को कि अब मौत मेरे मुंह आगे, मैं बचने नहीं वाला. तो उसने कहा, भाइयों साथियों 1 मिनट रुक जाओ. तो मैंने रोक लिया. कहता मैं नहीं बचूँ. तो कहते नहीं कैसे तू बचेगा, बिल्कुल बचेगा, हम तेरे साथ. कहता नहीं. कहता मेरी ना यहाँ एक इसमें जैकेट में एक छोटी डायरी है, इसमें ही ओल्ड मनी टू सम. हाँ, छोटी डायरी है, उसमें मेरे कर्जे हैं. वो जरूर पे. और कर्जे टोटल थे 400 रुपये के. उसने अपने साथियों भाइयों से लिए जो दूसरे जवान थे. ये आपने स्टोरी ली? मैंने करी थी. और उसने कहा कि ये ज़रूर देखना कि मेरे जो कर्जे हैं ये पूरे हो जाए, पे ऑफ हो जाए. तो एनीवे
वही बात हुई, जैसे उसको हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया उसके दम तोड़ प्राण गया। छूट गए और वो भी हो गया। फिर मैंने उनकी बीवी से बात करी, बहुत हौसले वाली औरत है, बहुत हौसले वाली, उसके 2 बेटे हैं। तो मैंने बोला आपके पति के बारे आप बहुत यादें होंगी, क्या सोचते हो? तो कहती जिस दिन मैं शमशान घाट के लिए चल पड़ूंगी, जिस दिन मैं शमशान घाट के लिए चल पड़ूंगी, उसी दिन उनकी यादें मेरे में से मिटेंगी। तो मैं सल्यूट करता हूं नॉट ओनली टू आवर फौजी, कि इनकी जो विधवा हैं और इनके जो बच्चे हैं, जो अपने पिता के बगैर पूरी ज़िंदगी काटेंगे, और इनका जो हौसला है और करेज है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए। फौजी ने तो चलो 2 महीने लड़ाई चली, 15 दिन चली, 1 अटैक गया, 2 अटैक गया, उसमें वो ख़त्म, वो गया। लेकिन उन्होंने तो ये बाहर पूरी क्या क्या ज़िंदगी छोड़ के करनी है। जाते हैं। और ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने बेटों को वही फौज में वापस भेजा, तभी जिसके तो उनको, मतलब जो तभी तो हम वीर नारी जिसमें उसके कहते हैं पति। ना। हाँ। पर हम सिर्फ कहते हैं ना, वी शुड डू मच, क्या क्या करें। हमें उनके लिए जितना भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकें, उनको इनकरेज कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोसाइटी इन पर बहुत बड़ा डिमांड रखती है। ये जो इट्स एंड योर एवरीथिंग इज फिनिश्ड यार। ये आप क्या दुन नारायण श्रेष्ठ लायंस नायक 111 गोरखा राइफल्स के, कितनी स्टोरी जिनकी है। बॉडी 2 साल नहीं मिली, उसकी औरत ने कॉम्पनसेशन नहीं दी, नेपाल में रहती है वो। कि वापस कहती मेरा पति नहीं मरा। कहते मैडम ले लो, बहन जी ले लो पैसे, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं तेरे, इन लॉज संभालने, अपने माता पिता संभालने। कहती एविडेंस दिखाओ अगर मेरा पति मर गया, बॉडी दिखाओ उसकी मेरी, फिर मैं मानूंगी आपकी बात। 2 साल उसकी बॉडी नहीं मिली, गुफा में पड़ी थी बटालिक में, जब मिली तो पिंजर मिला। और ये एक ही इंस्टेंस होगा जहां हमने अपनी बॉडी क्रिमेट करी। वैसे तो हमने पाकिस्तानियों की बॉडी बरी की, जो मैंने आप देखा अपनी आंखों से, 15,700 फुट पर बटालिक में 7 जुलाई को। ये एक बॉडी हमने 2 साल के बाद वही हाइट्स पर, पंडित जी साथ गए, लकड़ लेके गई फौज, वहीं उसके पिंजर की लास्ट राइट्स करी। और उसकी आइडेंटिफिकेशन की कैसी हुई कि ये दुन नारायण ही है, कोई और तो नहीं है, क्योंकि उसके जो जूते थे उसमें आर्मी इशू नंबर था। हाँ उसकी जो पिस्तौल थी उसमें आर्मी इशू नंबर था। उसका जो मशीन गन हैवी MMG का ट्राइपॉड था उस पर आर्मी इशू नंबर था। तब उसकी विधवा मानी कि मेरा पति गुजर गया है और उसने पैसे लिए। 2 साल के बाद इस औरत का हौसला देखिए आप। क्या यार, इट इज कई बारी तो ऐसे लगता है, कई बारी मुझे कई लोग कहते हैं, मैं एक एक की आपको क्या, मैं कहता हूँ मैं कारगिल की लड़ाई के बाद, जैसे युद्ध होते हैं, मे बी इट वॉज अ स्मॉल वॉर इन कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज, तो मेरी एक ही दुआ है कि भाई हमारे बच्चों को इस किस्म की लड़ाई फिर ना, किसी किस्म की लड़ाई ना दिखे। अभी जैसे यूक्रेन में हो रहा है और इसराइल में हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो द हॉरर ऑफ इट, वॉर इज टेरेबल यार, यू सीन इट, आई हैव सीन इट। आदमी को जब गोली लगती है तो क्या क्या फर्क पड़ता है, आई मीन, और हम एंड में व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर यार, बट येट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू फाइट फॉर एवरी थिंग दैट इज योर्स। आपका जिस दिन आपने अपना गार्ड डाउन किया वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, सीधी सीधी बात है। यू हैव टू, लिटरली हैव टू keep your guard up and do what you have to. I mean, so kind of, I'm really looking forward to your book for one reason, because ground reporting of frontline combat, और जो कश्मीर में ये CI ऑप्स वगैरह हुए हैं, ये फ्रंटलाइन कॉम्बैट ही है। आई मीन जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ऑफिशियली, आई मीन मीडिया इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉर डजंट मीन यू आर नॉट एट वॉर। आर्मी इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर ऑल द टाइम. It is what you have done in the valley is really fantastic. Let's just now, last question I want to ask you and focus on is the Batalik War, because again, you and I were the 2 chaps who actually got there. You have seen the area the way very few people have. You know the nuances, जो हल्की हल्की differences है मशकों के कंपैरिजन में, काकसर के कंपैरिजन में। बटालिक का जो रिमोटनेस था, जो रफनेस थी,
वहाँ पे तो जब तक इंडस वहाँ पहुँचती है, कई लोग लद्दाख जाते हैं, इंडस को देखते हैं, कहते हैं तो छोटी सी नदी है। उसके बाद ज़ंस्कार आके मिलती है, अगर आर्मी मुँह से चलो ठीक है, यू रिस्पेक्टेड फॉर इस साइड, पर जब तक वो बटालिक में आती है तब तक तो इट इज़ अ रेजिंग टॉरेंट। और वो पूरा एरिया ही इतना स्कोप उसका देखिए, एक तरफ चोरबतला है, एक तरफ आपका वो जो दूसरी वाली हाइट्स है। आई मीन इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ह्यूमंगस। और उसमें हमारी जो 10-11 पलटनें ऑपरेट की हैं, एडहॉक ब्रिगेड गई है अंदर और उन्होंने जो क्लियर अप किया है। योर कमेंट्स ऑन द फाइटिंग इन बटालिक, बिकॉज यू ऑल्सो विटनेस्ड, I think both of us are privileged to have seen one of the finest performances in the Indian Army. The ground level fighting, whether it was Toroling, whether it was, the 18 Garhwal or Nagas or any of the units, each one performed as well as they could under the circumstances. और ये कई बारी भी हुआ है कि जैसे 27 राजपूत का ऑपरेशन जिसका आपने जिक्र किया था 5770 में, जो सिख पलटन थी के सिन्हा की चोरबतला में, दे परफॉर्म ब्रिलियंटली, बट ग्राउंड लेवल पे। सो गिव अस अ लिटिल फील ऑफ दैट, बिकॉज यू आल्सो सीन एंड वर पार्ट ऑफ सम ऑफ दोज ऑपरेशंस। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कारगिल युद्ध के बारे कहते हैं कि इट वाज अ टेलीवाइज्ड वॉर, विच इट वाज टू सम एक्सटेंट, नहीं मेरी बात बट पीछे की तरफ के ड्राइंग रूम्स में लाइव आई। लेकिन ये तो सिर्फ द्रास और मशकों की, और उधर की जो गन्स, बटालिक में तो टीवी क्रू पहुंच नहीं सकता था। आपके और मेरे अलावा कौन गया वहां पे? 2 दिन लगते थे। ऐसे अब द्रास में अगर आप बैटल लड़ रहे हैं तो नेशनल हाईवे जा रहा है, सारे टीवी क्रू नेशनल हाईवे पर खड़े, सामने टाइगर हिल है, तोलोलिंग यहाँ है, इट्स लाइक अ सैंड मॉडल। राइट। अगर आप बटालिक जाते हैं तो आप इंडस की वैली में, इंडस जहाँ चल रहा है उसके ऊपर ऐसी पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, बिल्कुल ऐसे दीवार खड़ी है, और जहाँ लड़ाई चल रही है वो आप 2 दिन मार्च करके जाएंगे पिट्ठू लेके अपने, तो आप बेस पर पहुंचेंगे जहां लड़ाई हो रही है। तो टाइगर हिल आपके सामने है रोड पर। टाइगर हिल का जो इक्विवेलेंट बटालिक में जैसे 5203 खालूबार 4812 काला पत्थर, कोई नहीं पहुंच, वो 2 दिन अंदर 3 दिन अंदर जाके, राइट। तो जर्नलिस्ट कैसे पहुंचेगा वहां? फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ माई CI ऑप्स में मैं लाइव रिपोर्टिंग करी है, तो कोर कमांडर को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे बैटल में 2 बारी उन्होंने भेजा 16,000 फुट तक। पहली बारी मैं 18 गढ़वाल राइफल्स के साथ तोलोडिंग नाला ऊपर चढ़ा था टू एरिया ब्लैक रॉक 1 जुलाई को 99, और 7 जुलाई को मैं 12 जैकलाई के साथ 4812 चढ़ा था, और रात मैं उनके साथ रहा अंडर फायर। क्लिफ पर थे हम, जहाँ हम, इतनी सिचुएशन मेरे लिए मुश्किल हो गई थी कि मैं आज भी कहता हूँ कि मैं क्यों बच गया उस दिन। आज भी मुझे सपने आते हैं कि मैं गिर रहा हूँ, उठ जाता हूँ कि मैं गिर रहा हूँ, कि मैं एक ऐसी जगह में फंस गया हूँ जहाँ मैं ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे, बिल्कुल खाई ऐसे है, ये मुझे सपने आते हैं। तो बटालिक में पहले तो मीडिया कवरेज बहुत घट थी, तो हमारे सोल्जर्स वहाँ थोड़े डिमोरलाइज इस कारण भी हुए कि द्रास और मशकों की बैटल्स में इतनी कवरेज मिली, वो तो रोज का न्यूज़ थी, हमको कोई पूछ नहीं, और बटालिक में किसी को नहीं पूछा। तो एक पर्पस जो मेरा भेजने का था वहाँ कि विक्रम आप जाओ और कुछ वहाँ से स्टोरीज अच्छी बटालिक की निकाल के हमारे जो बटालिक में परफॉर्मेंस है वो छापिए। तो उनको पहला टास्क मेरा ये था कि जो बरियल सेरेमनी है 15,700 फुट पर पाकिस्तानी सोल्जर्स की, वो आप कवर करो और दुनिया को बताओ कि यस इंडियन आर्मी कर रही है। ये नहीं कि इंडियन आर्मी का प्रोपेगेंडा है। हम पूरी इज्जत से पाकिस्तान के सोल्जर जो पाकिस्तान वापस नहीं ले रही, ओनरशिप नहीं ले रही उन बॉडीज का, हम उनको इज्जत देके मौलवी के साथ खड़ा करके हम उनको बरी कर रहे हैं, वहाँ दफनाया। आज भी वो बॉडीज वहां पड़ी हैं। उनके जो परिवार लोग हैं गिलगित बाल्टिस्तान में, वो तरस रहे हैं क्योंकि देयर इज नो सेंस ऑफ क्लोजर। आज वो फूल नहीं चढ़ा सकते उस कब्र पर, आज उसके सामने कब्र पर खड़ के प्रेयर नहीं कर सकते। उनका ये हाल पाकिस्तान ने कर दिया है कि अपने ही फौजियों की बॉडीज वो रिकवर क्लेम वापस नहीं कर रहे। तो ये था। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने फायर में आए, बहुत उसमें
इसमें चीज़ें सीखने को मिली। तो बटालिक की लड़ाई में एक कारगिल के युद्ध में ये बहुत एक आइकॉनिक इमेज है, बोफर्स फायर मार रही है टाइगर हिल पर, थॉट टाइगर हिल के सामने बोफर्स मार रही है, और डायरेक्ट फायर, अब बटालिक में डायरेक्ट फायर कितना मार सकते थे? सवाल ही नहीं था वो तो। कुछ डायरेक्ट फायर करा है, एक दो एमबीआरएल में जगह- मारे फ्रॉम हमबुंड उस साइड से मारे, बट लिमिटेड था। वो 130 थे, पर बॉफर्स ने तो नहीं किया। बोफर्स की आई थिंक 307 आई थी, उसने भी शायद कैद करा। एमबीआरएल भी चलाया उन्होंने, बहुत एमबीआरएल तो डायरेक्ट ही वहीं। वो आई सॉ दैट, आई वाज देयर जब उन्होंने एमबीआर। सो एक आर्टिलरी फायर का जो एफिकेसी थी वो घट थी। दूसरी वैली में गिर जाता था जहाँ अपने ट्रुप्स बैठे हैं, क्योंकि नैरो रिजेस थी, अगर ये इस रिज को नहीं लगा तो वैली में जाएगा आगे, अपने बंदे बैठे हैं। फिर एलिवेशन प्रॉब्लम्स, आपने एम यहाँ किया, एलिवेशन नीचे आ लग गया, नीचे हमारे ट्रुप्स बिल्कुल क्लोज इन बैठे हैं, उसकी प्रॉब्लम पड़ी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कुणाल जो हमने समझनी है कि हम अपने फौजियों को सप्लाई कैसे करें हमें बटालिक में। द्रास में तो इट वॉज मच ईजियर, ट्रक खड़ा हुआ नेशनल हाईवे पर, उसने सप्लाई अनलोड किए, 7 घंटे में आप सप्लाई लेके पहुंच गए। अब बटालिक में 2-3 दिन अंडर फायर आपने जाना है, शकरपारों में जी रहे क्यों? थे। तो यहाँ हमारे जो लद्दाख के लोग थे, सत्तू और वो उस पर जी रहे थे, सर्वाइविंग ऑन सत्तू एंड शक्करपारा के। हाँ, तो वो स्टेप फॉरवर्ड, अपने जो लोकल डोंकीज बहुत इफेक्टिव थे अंडर फायर, वो हमारे फौज की इतनी सेवा करी उन्होंने। You know, विक्रम, I say this again and again कि आपको पता है ये बात, एक बात कि कैप्टन मनोज पांडे का परमवीर चक्र की साइटेशन कहाँ लिखेगी? याल्डोर में, 1 दिन दूर रोड से, याल्डोर में भी। आपको पता है याल्डोर में? और क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर से ये ऑर्डर आया था कि साइटेशंस को कंप्यूटर प्रिंट आउट में भेजना है विद प्रॉपर डेटा एंड वर्ड स्टार 4 जैसी कुछ। अब याल्डोर में 111 गोरखा राइफल युद्ध में बैठी है, कहाँ से करेगी कंप्यूटर प्रिंट आउट? तो क्या हुआ, इन्होंने नुरला से कंप्यूटर मंगवाया, कंप्यूटर के साथ डीजल और एक जनरेटर खच्चरों पर चढ़ाया धा पर, जो लोकल डोंकी से लद्दाखी, और लोकल डोंकीज पर कंप्यूटर लद के लगा के, और एक पर जनरेटर सेट और डीजल और एक पर कंप्यूटर, वो याल्डोर में 111 गोरखा राइफल्स के पास कंप्यूटर पहुंचा। एक वाटरप्रूफ टेंट वहां बनाया जिसमें उन्होंने कंप्यूटर रखा और साइटेशंस बनाई अपने वीर जवानों की, और तब जाके कैप्टन मनोज पांडे का वो परमवीर चक्र मिला। सिर्फ एक परमवीर चक्र बटालिक में दिया कैप्टन मनोज पांडे का। अब देखिए कि कितनी सेवा करी है लद्दाख के लोगों ने, और उन्हें बहुतों ने फ्री किया पोर्टर। अरे बाप रे, इट वाज, आपने आप आए गांव के गांव पूरे कि सर हम आपकी सेवा करेंगे, हमारी क्योंकि लड़ाई। उनको फेयर था कि पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया, एक दिन ये सारा इस्लामिक बन जाएगा। फेयर नो फेयर, उनका तो जो लेवल ऑफ पेट्रियटिज्म जो हमारे, चाहे अरुणाचल हो या चाहे जो फ्रंट लाइन स्टेट्स है, समथिंग क्वाइट फैंटास्टिक। और मैं भी आपको यही बोलने वाला था कि मैंने 62 की लड़ाई के बारे में जो किताब लिखी है बहुत डिप्रेसिंग थी मेरे लिए, क्योंकि इट वाज अ ह्यूज डिफीट। तो सब सीनियर ऑफिसर्स अगेन वो कम्प्लीटली एट फॉल्ट, जवान लड़ने को तैयार थे लेकिन कोई लीडरशिप नहीं थी, उनको भागना पड़ा वहाँ से। तो पर जो कारगिल में जो मैंने देखा अपने, जो व्हाट आई सॉ, इनफैक्ट आपके व्हेन वी पार्टेड ऑन जोजिला, देयर वाज अ बफर्स की एक रेजिमेंट ऊपर जा रही थी, मैंने उसको काफ़ी फोटोग्राफ और फिल्म किया था, उनके साथ साथ में निकल गया था। फिर मैं गुमरी पहुंचा, गुमरी से मुगलपुरा। पर एक चीज़ जो मैंने नोट की है, और मैंने कई बार आपके पेपर में भी मेरा एक रिपोर्ट छापा था इसके ऊपर, मैंने कहा था कि चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हों, चाहे वो पोर्टर्स हों, चाहे कोई भी, मेरे को एक भी हिंदुस्तानी नहीं मिला जिसके कदम उल्टे जा रहे थे इस लड़ाई में। एवरीबडी वॉज डूइंग हिज जॉब, एंड आई थिंक यू ऑल्सो सीन दैट देयर वॉज अ ट्रेमेंडस फीलिंग ऑफ कि बस नोबडी वॉज थिंकिंग कि मर जाएंगे तो क्या होगा, ये वो। और जो स्पेशली द सिविल ट्रक ड्राइवर्स, उनका कोई जिक्र नहीं करता है, नहीं। पर उसमें कोई उड़ीसा से था, कोई वेस्ट बंगाल से था, कोई गुजरात से था, कोई केरला का था, और सब लगे हुए थे, सब अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इट वाज फैंटास्टिक। देख के देखिए कुरान, हमारे व्यूअर्स की एक बात ये समझ में आनी चाहिए। व्यूअर्स सोचते हैं कि जंग क्या है,
It's only the army which is fighting. जवान गया, बैनर लगाया, फायर मारा, तोपों ने फायर मारा, बंकर उड़ा दिया, ऊपर से एयरफोर्स आई, बॉम्ब ड्रॉप किया। नहीं, अगर आप फौज को पूछोगे जंग क्या होता है तो वो पहलेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जंग में होता है कि हमारी जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, जो सिविलियन ट्रक ड्राइवर हेडलाइट बंद करके इंडस रिवर के साथ रात को आता था, बॉम्बिंग चल रही होती थी, बिल्कुल शेलिंग हेडलाइट बंद करके सिविलियन, जो लद्दाखी पोर्टर अपने खच्चर को लेके सप्लाईज लगा के चढ़ जाते तो 17,000 फुट तक लेके जाता था। आपको मैं बताऊं कि जब मैं बटालियन में रात ठहरा 12 जैकलाइक के साथ 15,700 फुट पर, तो हमारा जो खाना आया वो 82 मिलीमीटर के जो केसिंग्स हैं वो खाली जब हो गई फायर करके, उसमें अंडा करी आई, अंडा करी और ऑमलेट करी भी पर आके हॉस्पिटल। अरे दाल कुछ भी, वो ऐसे खाना खा रहे थे क्योंकि 4-5 दिन तक तो उन्होंने खाना नहीं देखा था। जैसे कि ग्रेफ वाले लगते हैं ना जो सड़क पे काम कर रहे हैं, ये हालत हो रखी थी। तो उसकी मैंने खुद हमने एक हेलीकॉप्टर में हमने जाके उनको दाल और रोटियां दी आपको थी। पता है कि जो पोर्टर की बात, 3 इन्फेंट्री डिवीजन की जो रिस्पांस था वो तब सॉलिड हुआ जब इन्होंने 600 से 800 पोर्टर इकट्ठे किए। एक ऑफिसर था, उसको टास्क दिया था, उसने लोकल लामाज के जाके बात करी, 600 से 800 पोर्टर इकट्ठा किया उन्होंने 3 इन्फेंट्री डिवीजन के लिए। तब जाके ये सारी बात, इनकी सप्लाईज ठीक हुई, लंगर लगने लग गया ट्रुप्स के फॉरवर्ड एरियाज में, खाना अच्छा मिलने लग गया, एमुनिशन पहुंचने लग गया। विक्रम, ये पोर्टर्स में कोई कैजुअलिटीज हुई थी? पोर्टर्स में कैजुअलिटीज आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इनके देयर एनिमल्स वर हिट, एनिमल्स वर हिट, ये मरे भी हैं उनके बेचारों के। पोर्टर में इंजरीज भी हुई होंगी, आई थिंक द्रास और मशको सेक्टर में, मुझे याद है क्योंकि मैं इनको मिला था, द्रास और मशको के पोर्टर्स को मैं 2019 में मिला था, उनसे मैंने पूरी बात करी थी, उनको मैंने लेख भी लिखा था उनके रोल इन द वॉर, क्योंकि उन्होंने गाइड भी तो किया ना हमारे ट्रुप्स को कि रूट क्या है। अब जैसे 8 सिख आ रही है, 1 नागा आ रही है, उनको क्या पता द्रास क्या है, उनको क्या मालूम। उनको फैंटास्टिक। आई मीन इनफैक्ट जो 3 अभी हमारी जनरल बुधवार से बात हुई थी अभी 10 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि जो 8 डिव का मेमोरियल तो बना था द्रास में, 3 डिव का भी बन रहा था, लेकिन वो इंटरप्ट हो गया था क्योंकि डिवीजन ले से फिर कारू चली गई थी, तो थोड़ा सा वो पर आई थिंक ये पॉइंट अगर कहीं नोट हो जाए कि जो एनिमल्स भी मारे गए थे उनके भी ऑनर में वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने किया है, वर्ल्ड वॉर 1 में किया है। तो हमारे को भी लद्दाख, और लद्दाख में सिर्फ कारगिल की बात नहीं है, 62 में जब गलवान के लिए जब गोरखा ने जाके वहाँ पे हॉट स्प्रिंग वगैरह में जो पोस्ट बनाए थे, तो जो एनिमल ट्रांसपोर्ट कॉलम गई थी उसमें याक्स और वो जो लद्दाखी घोड़े थे, उसमें से 100 जानवर निकले थे ये दारबुक से, और उसमें से एक भी वापस नहीं आया। अभी भी आर्मी हमारे जो तुर्तुक के डोंकीज हैं, लोकल डोंकीज हैं तुर्तुक के, वो आर्मी अब रेयर कर रही है अपनी सप्लाईज, आज तक आर्मी यूज कर रही है वो लद्दाखी डोंकीज। तो उनके साथ एक रात काटी है टेंट के अंदर। ग्रेट कैरेक्टर्स, बट आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज दैट आल्सो बिकॉज़ दिस इज सो सच अ I mean, it was a collective effort on all sides and it was really fantastic. मैं तो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं जब भी मुझे ऐसी कोई कहानी मिलती है पोर्टर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की, लद्दाखी डोंकीज़ की, मैं उसको लिखता हूँ। ये मैं सिर्फ हमारे बहादुर जवानों के बारे में नहीं लिखता, मैं इनके बारे में लिखता हूँ क्योंकि हमारे देश को ये ज़रूर जानना है कि इनकी एफर्ट क्या रही है। 27 राजपूत के पास तो एक डॉग भी थी, फीमेल डॉग थी, जो मैंने उसके बारे भी लिखा है, पे लिखा है ना वो वाली स्टोरी। मैंने लिखा है केज पर केज तो भी उसके आंसू आ जाते हैं जो वो उस। और आपको ट्रेजेडी पता होगा 27 राजपूत की, कि उनके पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत में डाल दिया था। पहले अनाउंस किया था उन्होंने, पहले जब नहीं पहले वीर चक्र दिया है वो इंक्लूड किया था ऑब्विजय में, पहले जब बैटल और थिएटर ऑनर की बात आई तो उसको डाल दिया जी नॉर्थ ऑफ श्योक रिवर। आपके पेपर ने जब पहले दिन इन्होंने अनाउंस किया 27 राजपूत का नाम था, फिर इन्होंने गायब कर दिया क्योंकि इनको लगा कि फिर इन्फिल्ट्रेशन और भी वाइडर स्कोप हो जाएगी, तो उन्होंने उसको आई विल एंड ऑन दिस नोट। 27 राजपूत की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 27 राजपूत से पहले उस एरिया में 5 पैरा थी, और 5 पैरा ने जनवरी 99 में रिपोर्ट किया ऑन सिट रैप के पाकिस्तानी आके बैठ के फायर मार रहे हैं हमारे पर।
लेकिन ये बात को दबाया गया था। दूसरी बात, जब 27 राजपूत टेक ओवर किया है, उन पर भी फायर पड़ा उसी पॉइंट से 5770 से, लेकिन ब्रिगेड कमांडर मानने को तैयार नहीं थे। प्रकाश कटोच। यस, अगर आप उनके ऑर्डर देखो तो वो कह रहे हैं ऑक्यूपाई अनऑक्यूपाइड एरियाज। जब कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के.एच. सिंह ने कहा कि सर दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग, आई हैव टू असॉल्ट नॉट ऑक्यूपाई, आई एम अवेयर ऑफ दिस, तो उनसे बात करनी बंद कर दी रिटर्न ऑर्डर्स की, और यही बार बार कहते रहे वर्बली ऑक्यूपाइड। और जब ये ऑपरेशन हुआ, जनरल मलिक ने अपनी किताब में लिखा है इट इक्वल्ड बाना सिंह ऑपरेशन ऑफ 1987। ओह यस, एंड इन फैक्ट आई टेल यू नहीं, और मिला क्या है, एक वीर चक्र दिया है, 2 वीर चक्र, वो भी पीवीसी का साइटेशन था, साइटेशन शायमल सिन्हा कैप्टन जो रोप फिक्सिंग पार्टी, जो हॉर्स का था, और जो राजपूत मेजर नवदीप चीमा, both should have got a PVC. It was a fantastic. और चीमा को तो दिया सेना मेडल, और एक को वीर चक्र दिया है। शायमल सिन्हा कैप्टन को दिया वीर चक्र, और एक साथ उनका लद्दाख स्काउट्स का लड़का था, उसको भी वीर चक्र मिला। ये हिंदुस्तान ये अवार्ड के चक्कर में हाथ नहीं, मैं ये पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कुणाल, बियॉन्ड अवार्ड्स, के जो 5770 की कहानी है बहुत गहरी कहानी। इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी। आई मीन केच नहीं, इसमें कल्पेबिलिटी आती है हायर कमांड की, तो हर एक ऑपरेशन में वही they बात knew आती है। they have come in but they ignored the fact and it was not shared with neighboring brigades. So wonderful talking to you यार। अभी बिल्कुल ही ऐसे नहीं लगता कि 25 साल पहले मिले थे, पर अब टाइम भी निकल जाता है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, टू योर बुक, एंड वी आल्सो होप that your contribution to what Pankaj is putting together in this whole Kargil 25, it is all issues that need to be tackled. We don't want to be sitting here criticizing people for the sake of criticizing. We are part of the system, we've grown up in that. But unless we talk about it, nobody will ever know what actually happened. So Vikram, thank you so much. It's been I can't tell you what it feels like just being with you again. And I wish you all the very best in all your future endeavors. Thank you, and I wish you and for all your future books and your wonderful documentation of military history, and my best compliments and best wishes to 4G Days to continue their great passion for military history and to record diverse voices for posterity. Thank you very much.